Hare Krishna. I am Dr. Bikram Prasad, Associate Professor in SAGE Group Bhopal. Today we will study infiltration and infiltration indices. This concept is very important for all the competitive exams like GATE, SSC, JEE, IAS, DMRC. Questions are also frequently asked in the university exams. In this topic, we will cover the concept of infiltration, infiltration capacity, different infiltrometers, and different types of infiltration indexes. So, infiltration, it is defined as the downward movement of water from soil surface into the soil mass through the pores of soil. बेसिकली इन्फिल्ट्रेशन क्या है, जब प्रेसिपिटेशंस होते हैं तो जो वाटर होता है वो आपके सॉइल सरफेसेस में इंटर करते हैं थ्रू दी पोर्स एंड दी वॉइड्स, ठीक है ना। तो जब रेनफॉल होता है तो वो अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ जो है इंटरसेप्शंस के कारण प्लांट्स में रुक जाते हैं, कुछ बिल्डिंग्स में रुक जाते हैं, बट ये तो एक टेम्प्रोरी प्रोसेस है। कुछ इन्फिल्ट्रेशंस के थ्रू अर्थ सरफेसेस में जाते हैं, कुछ डिप्रेशन स्टोरेजेस में रुक जाते हैं, होल्ड हो जाते हैं ना, और रिमेनिंग जो होते हैं वो आपके रनअप के थ्रू रिजर्वायर्स या रिवर्स में चले जाते हैं। तो इन्फिल्ट्रेशंस में बेसिकली इंटरसेप्शन, डिप्रेशन स्टोरेज और इन्फिल्ट्रेशन, ये तीन जो पार्ट हैं और तीनों को अगर हम कंबाइन करके बोलें तो वो बेसिकली पोटेंशियल इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं इसको, ठीक है ना। क्योंकि इंटरसेप्शन जो होता है वो ऑटोमेटिकली वो फर्दर जाकर के इन्फिल्ट्रेशंस में क्या ही पार्ट होता है, और डिप्रेशंस भी कुछ समय के बाद वो भी आपका इन्फिल्ट्रेशन में ही कंसिडर किए जाते हैं। इंटरसेप्शन और डिप्रेशन स्टोरेज जो होते हैं उन्हें हम इनिशियल बेसिन लॉसेस भी कहते हैं, ठीक है ना। ये एक टेम्प्रोरी होता है और ये बहुत ही कम वैल्यूज़ होते हैं। अगर इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं या इसे हम इन्फिल्ट्रेशंस में ले लेते हैं तो बेसिकली रेनफॉल में दो पार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, इन्फिल्ट्रेशंस और रनअप। ये दोनों मिल करके जितने भी रेनफॉल आपके कैचमेंट एरिया में आए हैं तो वो इन दोनों को मिल करके वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होते हैं, ठीक है ना। नाउ इन्फिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन। इन्फिल्ट्रेशन, the entry of water into the soil through the soil surface. Percolation, the process of downward movement of water into soil once water enters into the soil. तो बेसिकली इन्फिल्ट्रेशंस में क्या होते हैं, जैसे ही जो वाटर है वो सॉइल सरफेसेस में एंट्री करता है, ठीक है ना, तो इस प्रोसेस को हम इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। फर्दर जब वो इन्फिल्ट्रेशंस के थ्रू सॉइल के अंदर जा करके जब वो वाटर ग्राउंड टेबल में जा करके मिल जाता है तो उस प्रोसेस को हम परकोलेशन कहते हैं। When percolation stop, infiltration also stop. But when infiltration stop, percolation may or may not be continued. ठीक है ना। जैसे कि अगर हम देखेंगे इन्फिल्ट्रेशन जो ऊपर से हो रहा है और अचानक रुक गया बीच में, तो क्या है वो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो चल सकता है, परकुलेशन हो सकता है। लेकिन व्हेन इन्फिल्ट्रेशन स्टॉप, परकुलेशन जो है कंटिन्यू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर बहुत टाइम तक इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है हो सकता है परकुलेशन भी बंद हो जाए, लेकिन अगर मान लीजिए इनिशियल स्टेज में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है और तुरंत रुका है तो परकुलेशन कंटिन्यू प्रोसेस रहता है। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, द मैक्सिमम रेट एट विच सॉइल कैन एब्जॉर्ब द वाटर इज नोन एज इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट द ग्राउंड सॉइल कैन होल्ड इज नोन एज फील्ड कैपेसिटी। तो इसको हम समझेंगे, देखेंगे कंसेप्ट को। जैसे कि हमने यहाँ पे तीन कंटेनर लिए हैं, एक सैंड, दूसरा सिल्ट और तीसरा क्ले, ठीक है ना। तो जब हम वाटर पोर करते हैं सैंड वाले कंटेनर्स में तो क्योंकि उसमें परमेबिलिटी ज़्यादा है तो वाटर जो है आपका ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट होंगे इस कंडीशंस में। वहीं पे अगर हम देखेंगे सिल्ट में जो वाइड्स हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू सैंड, यहाँ पे जो इन्फिल्ट्रेशन होगा वो थोड़ा सा रिलेटिवली कम होगा सैंड के कंपेरिजन में। लेकिन जब हम अगर क्ले की बात करेंगे तो उसमें वाइड्स और भी छोटे होते हैं, ठीक है ना। जब छोटे होते हैं तो वहाँ पे जो इन्फिल्ट्रेशन होने के चांसेस हैं वो और भी कम हो जाएंगे।
तो इसको हम और डिटेल में समझते हैं। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, जैसे हमने बताया, द मैक्सिमम रेट एट विच वाटर कैन एंटर इनटू द सॉइल, जिस कैपेसिटी से, जिस रेट से, मैक्सिमम रेट से जब सॉइल में जो पानी अंदर जाता है, ठीक है ना, उसको हम इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कहते हैं। तो इसको डिनोट करते हैं हम एफ से, स्मॉल एफ से। और अगर एफ ए को हम एक्चुअल रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन बताते हैं और आई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल बताते हैं, तो इसमें एक रिलेशन है, एक्चुअल रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन विल बी इक्वल टू इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। कब होगा? जब इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जो है वो आपका ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जब इंटेंसिटी ज़्यादा होंगे तो उस केस में आपका जो एक्चुअल रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन होगा वो आपका इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर होगा। इसको हम समझ सकते हैं कि अगर हमारा जो कैपेसिटी है, ठीक है ना, वो 20 गुलाब जामुन खाने का है, तो अगर हमें कोई 100 गुलाब जामुन दे रहा है, ठीक है, 100 गुलाब जामुन देगा, तब भी हम 20 से ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, तो उससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, बीमार होने के चांसेस रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी यही कंसेप्ट है कि हमारा जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, जो सॉइल का कैपेसिटी है, वो एफ है, ठीक है ना, और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है एफ से, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो एक्चुअल रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन होगा वो कितना होगा, जितना उसकी कैपेसिटी है उसी के बराबर होगा, ठीक है। फर्दर अगर हम बात करें, इंटेंसिटी जो है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कम होते हैं, तो वहाँ पे जब इंटेंसिटी कम है तो जितना भी इंटेंसिटी आएगा वो पूरे के पूरे जो क्या हो जाएंगे, इनफिल्ट्रेशन हो जाएंगे। जैसे कि अगर हमारे मान लीजिए कैपेसिटी 20 गुलाब जामुन का है और हमें मान लीजिए 7 गुलाब जामुन मिलते हैं खाने को, हम 7 गुलाब जामुन खाएंगे, तो इस केसेस में जो है एक्चुअल हमने कितना गुलाब जामुन खाया है, 7 ही गुलाब जामुन खाया, और तो हमारा कैपेसिटी कितना है, 20 गुलाब जामुन खाने का। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं चीज़ों को। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कर्व, तो जैसा कि इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है उसका, हॉटन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1933 में एक कर्व प्लॉट करके दिया, ठीक है। तो बेसिकली इनफिल्ट्रेशन अकर्स ओनली आफ्टर द इंटरसेप्शन एंड डिप्रेशन स्टोरेज लॉसेज हैव बीन सेटिस्फाइड। Infiltration is high at the beginning of a store when the soil is dry. It decreases as the soil becomes saturated and ultimately approached a limiting constant value. F note, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जैसे कि इनिशियली जब रहेगा, जब सॉइल ड्राई रहते हैं, तो उस पॉइंट में आपका जो कैपेसिटी रहता है वो मैक्सिमम रहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी मैक्सिमम रहता है। तो उसके बाद ग्रेजुअली जब वो मॉइस्चर होने लगते हैं तो फिर वो क्या कम होने लगता है, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट में आता है जहाँ पे वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है, उसके बाद उसी रेट से वो इन्फिल्ट्रेशन होने लगता है, ठीक है। तो हॉटन ने 1933 में ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस दिया था, उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि ये आपका इन्फिल्ट्रेशन जो कैपेसिटी है वो इस तरह से वेरी करते हैं। There are various factors affecting infiltration, basically vegetation cover, moisture content, temperature, intensity of rainfall, human activity, quality of water, movement of man and animals, presence of groundwater table, size and characteristics of soil particles. इसको हम डिटेल में एक एक करके देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फिल्ट्रेशन, वेजिटेशन कवर, dense vegetation increases the infiltration, whereas bare land will cause washing of fine particles of soils. तो अगर हम देखेंगे कि जहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा, आपके जो वाटर का है वहाँ पे वो रुकेंगे थोड़ी देर, जब उस एरिया में रुकेंगे, रुकने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली सॉइल्स में इनफिल्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। वहीं पे अगर हम बात करें कि वो आपका बेयर लैंड है, तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर जो है वहाँ पे वो फ्लो होते चले जाएंगे, वहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकेंगे नहीं, तो उस केसेस में क्या होगा, आपका इन्फिल्ट्रेशन कम होंगे। सेकंड में देखेंगे मॉइस्चर कंटेंट, इन्फिल्ट्रेशन रेट डिपेंड्स ऑन इनिशियल मॉइस्चर कंडीशंस ऑफ सॉइल। व्हेन सॉइल मॉइस्चर इज हाई, इन्फिल्ट्रेशन रेट इज स्लो, बट सॉइल मॉइस्चर इज लो, इन्फिल्ट्रेशन रेट इज हाई। तो अगर हम बात करें इन्फिल्ट्रेशन जो है, अगर इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट है आपके सॉइल्स में पहले से ही मॉइस्चर्स है, तो अगर पहले से ही मॉइस्चर्स रहेगा तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होगा, क्योंकि वो उसको वो लेने की क्षमता जो है वो कम रहेगी। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमें हमारे हमें हमें 10 रसगुल्ले खाने का कैपेसिटी है, 10 रसगुल्ले, तो हम ऑलरेडी 5 रसगुल्ले खा चुके हैं, तो हम कितना खा पाएंगे, 5 और खा पाएंगे, ठीक है ना। वही अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत भूखा है तो वो क्या है, पूरे 10 के 10 रसगुल्ले खा जाएगा। तो सेम कंसेप्ट है,
सॉइल के केस में कि मॉइस्चर्स ऑलरेडी जब वहाँ पर हैं तो वहाँ पे आपके कम होंगे। थर्ड पॉइंट इज टेम्परेचर। विस्कोसिटी ऑफ वाटर चेंजेस विथ टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर causes reduction in viscosity, so infiltration is higher when temperature is high। ठीक है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है ना, विस्कोसिटी जो है वो वेरी करते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर क्या करता है, विस्कोसिटी को कम करते हैं, जिसके कारण से क्या होगा, जब फ्रिक्शंस कम होंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अंदर जाने की कोशिश करेगा। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। When intensity rainfall causes mechanical compactions of soil, so heavy intensity rainfall causes less infiltration, lesser intensity rainfall causes higher infiltration। इसको समझेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा है तो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन जब अगर हम रेट की बात करें, इंटेंसिटी रेट की बात करें पर्टिकुलरली, तो वो कैपेसिटी जो है वो कम रहेंगे। ठीक है ना, उसी के बगैर अगर मान लीजिए जो जो अगर जहाँ पे इंटेंसिटी कम हो रहा है रेनफॉल के पर आवर की बात करेंगे तो वहाँ पे ऑल्दो वाटर कम जा रहा है, लेकिन पर आवर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपका इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। है ना, ह्यूमन एक्टिविटी। कल्टिवेशन ऑन बेयर लैंड इंक्रीज इन्फिल्ट्रेशन। कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स will decrease in infiltration capacity। Quality of water, silt and other impurities in water resulting in reduction of infiltration। ठीक है, अगर जो वाटर क्वालिटी जो पुअर है उसमें सिल्ट अगर पहले से मौजूद है तो क्या है, वो आपके सॉइल के जो वॉइड्स हैं उसको फिल कर देगा, फिल करने से आपका ऑटोमेटिकली जो है इन्फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएंगे। मूवमेंट ऑफ मैन एंड एनिमल्स। हैवी मूवमेंट कॉजेज कंपैक्शन ऑफ सॉइल, रिजल्ट्स इन लेस इन्फिल्ट्रेशन। प्रेजेंस ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। इफ ग्राउंड वाटर टेबल इज नियर टू द अर्थ सरफेस it reduces infiltration। For infiltration to continue, groundwater table should not be very close। ठीक है, अगर ग्राउंड वाटर टेबल आपके पास में रहता है, नीचे ज़्यादा नीचे नहीं रहता है, तो वहाँ पे भी क्या है, आपके जो कैपेसिटी रहेंगे वो कम रहेंगे। ठीक है ना। साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। इन्फिल्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस ग्रेन साइज diameter for granular soils। However, if the soil was soiling minerals like illite and montmorillonite, the infiltration rate will reduce drastically। है तो जैसे कि हमने आपको वहाँ पे एग्जांपल में बताया था कि सिल्ट और सैंड के केसेस में जहाँ पर पार्टिकल साइज ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा, आपका इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमने अभी पढ़ा इन्फिल्ट्रेशन के बारे में, रेट के बारे में। अब हमें कैसे उसको मेज़र करना है, ठीक है ना। मेजर जैसे हमने इवापोरेशन पढ़ा था, इवापोरीमीटर, इसी तरह से इन्फिल्ट्रेशन रेट मेजर करने के लिए आपके पास है इनफिल्ट्रोमीटर्स। Field measurement of infiltration is done by the instrument known as infiltrometers। There are basically two types of infiltrometers. First is single tube and second is double tube। Single ring infiltrometer, material of ring, metal cylinder, ring diameter जो है वो 30 सेंटीमीटर होगा, रिंग का जो लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर है। रिंग ड्रिवन इनटू सॉइल 50 सेंटीमीटर, उसको हम अंदर रखेंगे सॉइल के। वाटर लेवल मेंटेन करेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर हमने जो है वाटर का लेवल किया है, ये जो है 50 सेंटीमीटर वो वाटर से डेप्थ में जाएगा। The volume of water added during different time intervals, the plot of the infiltration capacity versus time is obtained। Uniform infiltration is obtained after 2-3 hours। Main drawback, infiltrated water spreads at the bottom of the ring। दूसरे इसका एक ड्रॉबैक है, जब वाटर यहाँ पे आता है तो ये इस तरह से स्प्रेड होते हैं, इस तरह से स्प्रेड होते हैं। ठीक है ना, ये डायरेक्टली अंदर तो जाते हैं लेकिन यहाँ से ये स्प्रेड भी होते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है एरर्स आ जाते हैं। जो इन्फिल्ट्रेशंस के जो है मेजरमेंट कितना वो इन्फिल्टर हुआ सॉइल में, तो हम स्किल्स के थ्रू रेगुलरली देखते हैं। डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर्स, इट कंसिस्ट ऑफ 2 concentric hollow rings driven into soil uniformly। ठीक है, तो इसमें उसका अपग्रेडेड वर्जन है, इसमें क्या है 2 रिंग लगा देते हैं ताकि जो है वाटर जो है वो स्प्रेड ना करे। इसकी ये भी सेम मेटल सिलेंडर्स बनता है, इसके डायमीटर 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर होते हैं। रिंग का लेंथ 25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। 15 सेंटीमीटर इसको सॉइल में डालते हैं। वाटर लेवल जो है 5 सेंटीमीटर इसमें भी मेंटेन करते हैं। द वाटर इन बोथ द रिंग शुड बी केप्ट द सेम ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन पीरियड। मेजरमेंट इज टेकन ओनली फ्रॉम द इनर ट्यूब। ठीक है ना, वाटर दोनों
रिंग के अंदर फील करेंगे, लेकिन जो स्केल से जो हम मेजर करेंगे इन्फिल्ट्रेशन कितना हुआ, दैट विल बी डन ओनली फ्रॉम द इनर ट्यूब. Now very important concept, that is infiltration indices. Infiltration capacity of soil does not remain constant. In hydrological computations for computing surface runoff and flood discharge, the use of infiltration capacity curve is not convenient. It is more convenient to use an average constant value of infiltration rate. The average constant rate of infiltration is known as the infiltration indices. तो जैसे हमने देखा फील्ड कैपेसिटी का जो कर्व है वो एक्सपोनेंशियल कर्व होते हैं, तो वहाँ पे जो रन अप कैलकुलेट करना आसान नहीं हो पाता है. इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या करा कि जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को क्या क्या एक एवरेज वैल्यू कर दिया, ठीक है ना, थोड़ा स्ट्रेट लाइन कर दिया, जिससे कि कारण आसानी से हम जो है रन ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसा आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे जो देखिए दिस इज जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, लेकिन ये जो है कैलकुलेट करना यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है. लेकिन वहीं पे अगर जब हमारा जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है उसको हम स्ट्रेट मानेंगे, ठीक है ना, तो वो हमारा कैलकुलेशन रन ऑफ कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान हो जाता है. ठीक है. देयर आर टू इन्फिल्ट्रेशन इंडाइसेस, दैट इज फाई इंडेक्स एंड डब्ल्यू इंडेक्स. दो तरह के इंडेक्स होते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए. तो फाई इंडेक्स, इट इज द एवरेज रेट ऑफ रेनफॉल अबव विच the rainfall volume is equal to the surface runoff volume. ठीक है. तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एवरेज रेट ऑफ रेनफॉल above which rainfall volume is equal to the surface runoff volume. तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका फाई इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो है बेसिकली जो जहाँ पे रन ऑफ कंट्रीब्यूट होता है या रेनफॉल जो है एक्सेस अमाउंट में आते हैं, ठीक है ना, उसे ही हम फाई इंडेक्स कहते हैं. जैसे कि यहाँ से जो है दो बार जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके रेनफॉल एक्सेस में, है ना. तो जो रेनफॉल एक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं या जो रन ऑफ वॉल्यूम में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसी बार्स को हम काउंट करते हैं और उसके जो है इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्सेस का एवरेज लेते हैं. एवरेज लेने के बाद उसी को हम कहते हैं फाई इंडेक्स. देख सकते हैं यहाँ पे आपका 3 बार है जिसमें आपका जो है इस पर्टिकुलर फाई इंडेक्स से वैल्यू ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना. तो हम जब काउंट करेंगे तो ये 3 बार्स के लिए ही हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. जैसे देख सकते हैं 5 विल बी इक्वल टू पी प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ अपॉन एक्सेस टाइम इन, ठीक है ना, टाइम पीरियड फॉर रेनफॉल एक्सेस इन आवर. तो यहाँ पे जैसे देखेंगे जो प्रेसिपिटेशन हमें मिल गया और रन ऑफ मिल गया, कितना रन ऑफ हुआ है, तो उसको माइनस करेंगे तो जो टोटल आता है पर्टिकुलरली उस इंटरवल टाइम में उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपका इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स फाई इंडेक्स मिलता है. फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फाई इंडेक्स ए हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रॉन ऑन द हाइड्रोग्राफ सच दैट द अनशेडेड एरिया above the line is equal to the volume of surface runoff. ठीक है. तो यहाँ पर देखें जो हमने अभी आपको रेड कलर से करके बताया, तो ये आपका क्या होगा, कंट्रीब्यूट करेंगे आपका रन ऑफ में, ठीक है ना. इसी रन ऑफ को ही हम रेनफॉल एक्सेस भी कहते हैं, ठीक है ना. फिर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस में ये यूज़ किए जाते हैं, इसको आप ध्यान से समझिए. वहीं पे अगर हम बात करें, द शेडेड एरिया बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्चुअली रिप्रेजेंट ऑल लॉसेस इंक्लूडिंग इंटरसेप्शन, डिप्रेशन, स्टोरेज एंड इन्फिल्ट्रेशन, बट इट इज अस्यूम्ड दैट ऑल दिस लॉसेस आर ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन ऑनली. ठीक है. तो इसमें केसेस में सभी को हम लॉसेस में कंट्रीब्यूट कर देते हैं, इन्फिल्ट्रेशन में कंट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन फाई इंडेक्स में उसी को हम काउंट करेंगे जो हमारे लिए रेनफॉल एक्सेस में काम करते हैं. Application of phi index can be used to estimate surface runoff from a given hydrograph. It is especially useful for predict the infiltration from a storm occurring over a very large basin. It is also useful for the unit hydrograph analysis to determine the pattern of rainfall excess. ठीक है ना. तो बेसिकली इसमें हम क्या कर सकते हैं, आसानी से रन ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं. हाइड्रोग्राफ आपको पता होगा, हाइड्रोग्राफ होता है आपका रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम बार ग्राफ, ठीक है ना. फिर हमें फाई इंडेक्स कैलकुलेट करने के स्टेप्स हैं. तो दिस इज ए ट्रायल एंड एरर मेथड्स. तो इसके स्टेप्स हम देखते हैं. इफ द रेनफॉल हाइड्रोग्राफ एंड द टोटल रन ऑफ डेप्थ RD are given, है ना, run of hydrograph and total rainfall depth are given, the phi index of the storm can be determined
बाय ट्रायल एंड एरर मेथड्स, ठीक है ना, ट्रायल एंड एरर मेथड्स यूज करना पड़ता है हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो एज्यूम दैट आउट ऑफ गिवन n पल्सेस m नंबर ऑफ पल्सेस हैव रेनफॉल एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि अगर आपको जो इंटरवल्स दिए हैं, टाइम इंटरवल्स दिए हैं, वो n पल्सेस के लिए दिए हैं, n टाइम इंटरवल्स दिए हैं, ठीक है ना, और हमने क्या है, मान लीजिए m नंबर ऑफ पल्सेस है रेनफॉल एक्सेस लेते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम जैसे जितने भी पल्सेस हैं उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे। सबसे पहले मान लीजिए 8 पल्सेस दिए हैं तो हम 8 लेंगे कि हाँ, उस तरह से एज्यूम करते हैं कि आठों का जो वैल्यूज़ है वो रेनफॉल एक्सेस में दे रहा है ना, सभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके रेनफॉल एक्सेस के लिए। तो सबसे पहले हम वो है मैक्सिमम वैल्यूज हम चूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए 8 इंटरवल्स है तो 8 इंटरवल्स को हम चूज़ करेंगे। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई दैट सेटिस्फाइज द रिलेशन। फिर उसके बाद जो आपका रन ऑफ दिया हुआ है, ठीक है ना, ये रन अप दिया हुआ है, रन अप को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे 1 to m जितना भी आपने लिया है, और जो भी एक्सेस है तो इनफिल्ट्रेशन सॉरी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल -5 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ से आपका रन अप निकल जाएगा, रन अप से फिर ये आपका फाई कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे। यूजिंग द वैल्यू ऑफ फाई ऑफ स्टेप 2 फाइंड द नंबर ऑफ पल्सेस एम सी विच गिव रेनफॉल एक्सेस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फाई कैलकुलेट कर लेंगे। फाई कैलकुलेट करने के बाद हम सारे फिर से डाटा देखेंगे कि क्या जो हमने 8 चूज़ किया क्या रेनफॉल एक्सेस 8 प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर 8 नहीं कर रहे हैं तो हम चेक करेंगे कितने नहीं कर रहे हैं। तो जैसे देखेंगे मान लीजिए 2-3 नहीं कर रहे तो एक अगर, तो फिर हम उससे क्या करेंगे, 8 की जगह पे 7 वैल्यूज लेंगे, 7 वैल्यूज लेंगे। फिर उसके बाद फिर से सेम रिपीट करेंगे स्टेप्स को और फाई कैलकुलेट करेंगे। फाई कैलकुलेट करने के बाद फिर हम देखेंगे कि क्या वो रेनफॉल एक्सेस को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कर रहा है देन इट्स वेरी गुड, अगर नहीं कर पा रहा है तो हमें उसे फिर से एक डिक्रीज करके वैल्यू लेना पड़ेगा, है ना। इफ mc is equal to m then phi of step 2 is the correct value of phi index. If not, repeat the procedures step 1 onwards with new values of m. Result of step 3 can be used as guidance to the next trial. या तो इस तरह से हमें इसको रिपीट करते जाना, प्रोसेस को रिपीट करना है, ताकि जब हमें जो वैल्यू हमने m का लिया और हमने देखें कि हाँ उतने ही वैल्यूज रेनफॉल एक्सेस में जा रहा है, तो हम उस समय कह सकते हैं कि जो हमने जो वैल्यूज चूज़ किया वो आपका सही फाई का वैल्यू है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये दिया है, ए स्टॉर्म विथ 10 सेंटीमीटर ऑफ प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस्ड ए डायरेक्ट रन ऑफ 5.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको देखिए 10 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन दिया है और रन ऑफ का वैल्यू भी दिया है आपका 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ड्यूरेशन है आपका 16 आवर्स का एंड इट्स टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो। हमें क्या करना है, फाइंड। तो दिस आर दी वैल्यूज 0 to 4, ये आपका टाइम है, इसमें कम्युलेटिव रेनफॉल दिया है मास्टर, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इंक्रीमेंटल रेन कैलकुलेट करना है और इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। इंक्रीमेंटल रेन के लिए हम फर्दर जो है इससे माइनस कर देंगे 1.3 माइनस 0.4 0.9, फिर इस तरह से हम फर्दर उसको नेक्स्ट वैल्यू से सेपरेट करते जाएंगे तो हमारा क्या है, इंक्रीमेंटल रेन मिल जाएगा। इंक्रीमेंटल रेन जो है वो आपका मिल गया, वो कितना है 2-2 घंटे के लिए है ना, एवरी 2 आवर्स का ये वैल्यूज आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो 2 घंटे में इतना, तो 1 आवर का सेंटीमीटर पर आवर में 0.2 वैल्यू आ गया। इसके बाद अब क्या करना है, जब हमें ये कैलकुलेट कर लिया अब हमें ट्रायल 1 स्टार्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे 8 वैल्यूज दिए हैं, तो हमने m का वैल्यूज 8 लेकर के स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वैल्यूज 8 लिया है हमने, m का वैल्यू 8 लिया है, तो फिर rd हमें पता है 5.8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करके जो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल माइनस इनफिल्ट्रेशन, तो वो आपका क्या रेनफॉल रन ऑफ देगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूट सोच रहे हैं कि 8 जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रन ऑफ के लिए। तो यहाँ पे आपका 8 वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद आपका ये एक 5 वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 0.263। इसके बाद हम उसको चेक करेंगे कि जो 0.263 है, तो हमारा जो वैल्यूज़ है, ठीक है ना, जो आपका इंटेंसिटी ऑफ रेन है वो सभी क्या 8 वैल्यूज उससे ज़्यादा है फाई इंडेक्स के वैल्यू से। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 वैल्यू जो है उससे कम आ रहा है। इसका मतलब जो हमने जो ट्रायल किया वो हमारा रॉन्ग हो गया। तो इसके बाद हम फिर से जो है नेक्स्ट ट्रायल करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, m का वैल्यू 7 लिए, ठीक है। इस तरह से सेम किया। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि हमने माना कि एक जो वैल्यू है, जो सबसे जो स्मॉलर वैल्यूज़ है उसको हम नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या है आपका रन ऑफ में कंट्रीब्यूशंस नहीं देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बस 7 वैल्यूज ही लेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसको रिमूव कर दिया हमने और फिर इसको कैलकुलेट किया, तो फिर से हमारा फाई इंडेक्स का वैल्यू 0.271 आता है, ठीक है ना। इस
थोड़ा सेम मैं सबको कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ पे जब हमारा इतना है तो फिर हमने टेबल्स को देखा, टेबल में देखें कि कितना वैल्यूज आ रहा है, तो हम देखेंगे कि अभी भी हमने तो सोचा था कि एक ही का वैल्यू कम आएगा, लेकिन यहाँ पे 0.25 भी है तो दो वैल्यू जो है उससे कम आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से जो वैल्यू है एम का वैल्यू 6 ले करके फिर से हम ट्राई करेंगे और जो दो वैल्यूज जो लोअर वैल्यूज हैं उसको हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अब 6 के लिए हम काउंट करेंगे, 6 वैल्यूज ले करके हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे कि 5 का वैल्यू कितना आ रहा है। इस केसेस में हम देख रहे हैं कि 5 का वैल्यू 0.275 सेंटीमीटर पर आवर आ रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है हमारा, जो हमने इस बार जो ट्राई लिया वो हमारा सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने 6 लिया और जो 6 वैल्यूज़ हैं उससे ज़्यादा है, 2 वैल्यूज इससे कम है। इसका मतलब जो हमने फाइव इंडेक्स का वैल्यू इस यहाँ पर कैलकुलेट किया वो हमारा करेक्ट आता है, ठीक है। इसको इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो 0.275 हमने लिया है, तो ये जो वैल्यू है ये दोनों इससे कम आएंगे, बाकी सभी जो है आपका ये सभी क्या है, आपका रेनफॉल एक्सेस कहलाएगा। Now, W index is the average rate of infiltration during the period when the rainfall intensity exceeds the infiltration rate. ठीक है, तो यहाँ पे जो है उस फाइव इंडेक्स में हम क्या करते थे, फाइव इंडेक्स में हम जो है जो रेनफॉल एक्सेस होता था उसको ही काउंट करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, सभी जो है सभी को कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें, सभी का एवरेज जितना भी इन्फिल्ट्रेशन हुआ टोटल इन्फिल्ट्रेशन अपॉन टोटल टाइम कर देंगे, तो वहाँ पे हमारा जो है डब्ल्यू इंडेक्स आ जाता है। यहाँ पे हम क्या, इसमें एक और चीज़ होता है, जो हम इनिशियल लॉसेस हैं उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, कैलकुलेट करके उसको नेगलेक्ट नहीं करते, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। सो डब्ल्यू इंडेक्स इज द एवरेज रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। हम इसको एवरेज रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन से याद करेंगे तो बहुत आसानी से हम इसको समझ पाएंगे। ठीक है, दस डब्ल्यू इंडेक्स इज ऑलवेज लेस देन फाइव इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखेंगे कि डब्ल्यू इंडेक्स हमेशा कम, जैसे इसी में केस में देखते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर हमें फाइव इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो हम बस इस 3 के लिए कैलकुलेट कर पाएंगे, तो फाइव इंडेक्स हमारा ये वैल्यू है। लेकिन अगर जब हम डब्ल्यू इंडेक्स की बात करें, हमें इसे भी काउंट करना है और इसे भी काउंट करना है, जब हम इसे काउंट करेंगे तो ऑब्वियसली आपका वैल्यू जो है फाइव इंडेक्स से कम आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका वैल्यू होगा आपका डब्ल्यू इंडेक्स। तो डब्ल्यू इंडेक्स का वैल्यू हमेशा फाइव इंडेक्स से कम होता है। एक ही केस में वो इक्वल हो सकता है, जब हम बात करेंगे कि जो जब भी रेनफॉल इंटेंसिटी हो रहा है, ठीक है ना, वो हमेशा फाइव इंडेक्स से ज़्यादा ही हो, जो उसका कैपेसिटी से अगर हमेशा ज़्यादा बारिश होगा तो उसके इसमें क्या होगा कि सभी जो कंट्रीब्यूट करेंगे रेनफॉल एक्सेस में, जब रेनफॉल एक्सेस में कंट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा आपका, तो सभी जो है फाइव फाइव इंडेक्स में भी कंट्रीब्यूट करेंगे और आपका डब्ल्यू इंडेक्स में भी कंट्रीब्यूट करेंगे, उस केसेस में क्या होगा, वैल्यू इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसको हम कुछ एग्जांपल से सॉल्व करके देखते हैं तो आपका कंसेप्ट जो है और भी क्लियर होंगे। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं, द रेट ऑफ रेनफॉल फॉर सक्सेसिव 30 मिनट्स पीरियड ऑफ 4 आवर्स फ्रॉम आर एज फॉलो। 30 मिनट के इंटरवल से दिया है, 4 घंटे का आपका स्टॉर्म्स का दिया है, डाटा दिया हुआ है, रेनफॉल इंटेंसिटी दिया है। तो देखिए इस तरह से रेनफॉल इंटेंसिटी दिया है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है रेनफॉल टोटल रेनफॉल एक्सेस एंड डब्ल्यू इंडेक्स। तो टोटल रेनफॉल क्या होगा, अगर हमारे रेनफॉल इंटेंसिटी दिया है हम रेनफॉल कैलकुलेट कर देंगे, जो टाइम दिया है जैसे 3.5 है, ये क्या है आपका सेंटीमीटर पर आवर, तो हमें कितना 30 मिनट्स का चाहिए, तो उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड बाई 2 कर देंगे। यहाँ से हमारा जो है हर पॉइंट्स के लिए हमें रेनफॉल मिल गया। अगर हम इसको सभी को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या होगा, टोटल रेनफॉल मिल गया, ठीक है। उसके बाद जो आपको फाइव इंडेक्स दिया है 4.5 सेंटीमीटर, उससे हम देखेंगे, फाइव इंडेक्स से हम देखेंगे कि कितना इन्फिल्ट्रेशन कितना हो रहा है। तो हम देखेंगे इसमें 4.5 सेंटीमीटर पर आवर है, तो हर आधे घंटे में कितना होगा इन्फिल्ट्रेशन कंट्रीब्यूशन, तो 2.25 कंट्रीब्यूट करेंगे इन्फिल्ट्रेशन में, तो रेनफॉल इतना हो गया और इन्फिल्ट्रेशन इतना हो गया। तो ये जो है दीज आर दी रेनफॉल एक्सेस, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके रेनफॉल एक्सेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपका रेनफॉल एक्सेस कितना हो रहा है, 6.35 सेंटीमीटर इज द रेनफॉल एक्सेस, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू इंडेक्स निकालना है, तो अगर हमारे पास टोटल इन्फिल्ट्रेशन आ गया है, उसको अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या है डब्ल्यू इंडेक्स आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हमारा जो है टोटल रेनफॉल आ गया इतना और रेनफॉल एक्सेस इतना आ गया, इसको दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ये इन्फिल्ट्रेशन आ गया, इसको अगर टोटल टाइम है क्या 4 आवर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये आपका इन्फिल्ट्रेशन
हमारा डब्ल्यू इंडेक्स आ गया। ठीक है, फर्दर सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें दिया है आपका कैचमेंट एरिया दिया हुआ है कितना, 8.6 स्क्वायर किलोमीटर दिया है, और द मास कर्व ऑफ द रेनफॉल ऑफ 4 आवर स्टॉर्म इज गिवन। ठीक है ना, स्टॉर्म का मास कर्व दिया है और फाइव इंडेक्स भी आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर मास कर्व दिया है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए मास कर्व दिया है, तो मास कर्व से हमें एक्यूमुलेटेड रेनफॉल मिलता है। एक्यूमुलेटेड रेनफॉल है, उसका कंसेक्यूटिव माइनस कर देंगे वैल्यूज से, तो हमारा क्या है आपका डेप्थ ऑफ रेनफॉल आ जाएगा हर इंटरवल्स के लिए। ठीक है, आगे और इस तरह से हम करेंगे क्या क्या, यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन कैलकुलेट कर लिया 5 इंटू डेल्टा टी। इन्फिल्ट्रेशन जो है हर समय कितना हो रहा है 0.4। तो अब हम यहाँ से देखेंगे जहाँ पे इतना डेप्थ ऑफ रेनफॉल है और यहाँ पे इतना इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो देखेंगे एक्सेस रेनफॉल कितना हो रहा है। तो ये टोटल जो है आपका कंप्लीट ये है आपका इन्फिल्ट्रेशन, सॉरी इफेक्टिव रेनफॉल या टोटल रन ऑफ का है ये वैल्यू। तो टोटल रन ऑफ हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। चाहे तो आप इफेक्टिव इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। इंटेंसिटी के लिए आपको क्या है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर पर आवर। ये सेंटीमीटर है, आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे वैल्यूज। अब हमें क्या करना है, टोटल जो है आपका रन ऑफ कितना है, तो हम इफेक्टिव रेनफॉल या रन ऑफ को ऐड कर देंगे। तो हमारा जो टोटल रन ऑफ आ रहा है वो 3.9 आता है। ठीक है ना, 3.9 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, 3.9 सेंटीमीटर आता है, तो उसको हमने क्या किया यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और ये 8.6 जो है आपका किलोमीटर दिया था स्क्वायर किलोमीटर, तो इसको हमने क्या है 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सभी जो है यूनिट आपके मीटर में आ गया। तो ये जो है ये आपका स्क्वायर नहीं होगा, तो वैल्यू जो आपको वॉल्यूम में आया था दिस इज योर क्यूबिक मीटर। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेनफॉल रेट्स फॉर सक्सेसिव 30 मिनट्स इंटरवल्स अप टू 4 आवर्स आर गिवन बिलो। द सरफेस रनऑफ इज 3.6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन 5 इंडेक्स if it is assumed to be in a range of 1.4 to 1.7, also determine W index। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया है आपको रेनफॉल इंटेंसिटी दिया है, टाइम इंटरवल्स दिए हैं, हमें फाइव इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो रेनफॉल इंटेंसिटी दिया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सारे का रेनफॉल निकाल लेंगे कितना रेनफॉल हुआ है। ठीक है, तो टोटल रेनफॉल हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। रेनफॉल इंटेंसिटी है तो उसको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा रेनफॉल निकल गया। तो टोटल रेनफॉल हमारा 9.8 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, और रन अप आपको दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर। तो हमारा इन्फिल्ट्रेशन टोटल हो गया, रेनफॉल माइनस रन अप कर देंगे तो हमारा ये इन्फिल्ट्रेशन हो गया 6.2 सेंटीमीटर इज द इन्फिल्ट्रेशन। फिर उसके बाद अब हमें पता है एवरेज जो लेते हैं इन्फिल्ट्रेशन रेट का, तो वही आपका डब्ल्यू इंडेक्स हो जाता है। तो 6.2 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ गया वैल्यू 1.55 सेंटीमीटर इज द डब्ल्यू इंडेक्स। तो हम जब चेक करेंगे कि 1.55 सेंटीमीटर से इसका जो है इंटेंसिटी कम है या ज़्यादा है, तो ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक 1.3 है और एक 0.9 है, जो दोनों का वैल्यू उसमें कम है। तो यहाँ पे ये जो है कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, उसको दोनों को रिमूव करना पड़ेगा और हमें 3 आवर्स के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो है फाइव इंडेक्स कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे हमने क्या क्या जो इन्फिल्ट्रेशन है 3 आवर्स में इतना हो रहा है, 3 इंटू 5 जो भी हमारा 5 का वैल्यू आएगा, और ये दोनों एक्स्ट्रा आ रहा है 0.65 0.45 जो हमने यहाँ पे इंक्लूड है, तो उसको हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिया तो 5 का वैल्यू आपका आ गया 1.7 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, तो 5 का वैल्यू क्या होगा 1.7 सेंटीमीटर। ये इस तरह के क्वेश्चन गारंटीड गेट में हर दूसरे साल आते ही आते हैं। ठीक है, तो आप लोग एकदम अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिए और इसको सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा या मुझे पर्सनली कॉल कर लीजिएगा, तो मैं आपको इसके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। एक और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, क्योंकि यही क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते हैं एग्जाम्स में। A 12-hour storm rainfall with the following depths in centimeter occurred over a basin। ठीक है ना, इस तरह से दिया है 12 सेंटीमीटर 12 घंटे का जो है आपका स्टॉर्म दिया हुआ है। The surface runoff resulting from the above storm is equivalent to 25.5 centimeter of depth over the basin। Determine the average infiltration index for the basin। ठीक है, तो इसमें भी आपको फाइव इंडेक्स निकालना है, आपको जो है रन ऑफ की वैल्यूज दी है, टोटल रेनफॉल आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, उसको ऐड कर देंगे टोटल रेनफॉल, तो आ रहा है आपका 61.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और टोटल जो है आपका इन्फिल्ट्रेशन जो है इन्फिल्ट्रेशन तो हम टोटल रेनफॉल और उसको माइनस कर देंगे रन ऑफ से, तो आपका इन्फिल्ट्रेशन आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो 36 सेंटीमीटर आ गया।
तो अब यहाँ पे देखेंगे कि एवरेज जो इन्फिल्ट्रेशन आ रहा है, ठीक है ना, इन्फिल्ट्रेशन जो आ रहा है आपका 3.0 सेंटीमीटर पर आवर की वैल्यूज आ रही है। तो एवरेज रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ड्यूरिंग सेंट्रल 8 आवर्स के लिए अब हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बाकी जो है उसके वैल्यूज क्या है आपके कम आ रहे हैं, ठीक है। बाकी के जो वैल्यूज हैं वो क्या हो रहे हैं आपके, और 3.0 सेंटीमीटर पर आवर से कम आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 8 आवर्स के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे, और जो भी जो स्मॉलर वैल्यूज हैं 3 से, उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, 8 लिया है, बाकी चारों वैल्यूज को हमने क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 5 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो 5 का वैल्यू आएगा 3.6 सेंटीमीटर पर आवर। यहाँ पर तो देखेंगे ये आपका जो है 12 डाटा दिए हैं, है ना। ऑल्दो ये आपका रेनफॉल में दिया है, ये रेनफॉल वैल्यूज है, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो हर घंटे का डाटा दिया है, तो यही आपका जो है रेनफॉल इंटेंसिटी भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है कंसेप्ट क्लियर हो खत्म होता है। तो आज हमने पढ़ा इन्फिल्ट्रेशंस के बारे में, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बारे में, इन्फिल्ट्रोमीटर्स के बारे में, और इन्फिल्ट्रेशन इंडाइसेस के बारे में। तो अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी दोस्तों को भी बताइए कि हाइड्रोलॉजी के कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं सर के क्लास में। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और दूसरों को भी शेयर कीजिए। और अभी हमारा जो है जो वीडियोस है आप हमारे नॉलेज रेंजी में भी देख सकते हैं, ये वेबसाइट है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।